जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज है 25 अप्रैल को हम लोग देखने वाले हैं दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि आज के न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं हिंदी मीडियम का, है ना। और ये सेशन अभी रेगुलर चल रही है। जैसे कि कल के सेशन में भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे वैसे आर्टिकल्स को कवर करने का जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कम समय में हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सके न्यूज़पेपर के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इस सेशन में हम लोग को दो न्यूज़पेपर को कवर करने वाले हैं। एक तो आपका हिंदी मीडियम का दैनिक जागरण हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जनसत्ता को भी देखने वाले हैं। हर सेशन में आपको दो न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हुए देखने को मिलेगा। तो आप इस सेशन के साथ, आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रह सकते हैं। और मैं जैसे बताता हूँ, जैसे आपको शॉर्ट नोट्स दिख रहा है आप हूबहू बना सकते हो। और इसका जो ना पिक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आज के सेशन का कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के सेशन का ये देखिए, दैनिक जागरण का पहला आर्टिकल्स हम लोग कवर कर रहे हैं। AK-47 की गोली झेलने वाली स्वदेशी जैकेट तैयार हुआ है। यानी कि AK-47 एक हथियार है, बंदूक है, उस पर जो गोली निकलती है ना उसको झेलने के लिए एक जैकेट तैयार किया गया है। ये भारत में एक जैकेट तैयार किया गया है। इसके मतलब इसके माध्यम से होगा क्या, इसमें जो भी गोली लगेगा या स्नाइपर लगेगा ना, तो उससे जो भी पहने का उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस पे अगर 6 गोली भी दाग दोगे ना, उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये जैकेट तैयार किया गया है। ये अपना DRDO के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, ये इसका जो पहला पॉइंट में है, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में हुआ जैकेट का सफल परीक्षण। आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में कि AK-47 के द्वारा जो बनाई गई है जैकेट, उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ये टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोग जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पे ये सफल परीक्षण किया गया है। आप इस पॉइंट को, इस आर्टिकल्स को स्टार में लगा सकते हो, VVI कैटेगरी में ऐड कर सकते हो। कहा जाता है कि मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनी है। ये जो है ना जैकेट किससे बनी है, ये मोनोलिथिक सेरेमिक से बना हुआ है। इसमें होगा क्या, आपका जो है ना जो गोली लगेगी वो आर पार नहीं होगा, वो जैकेट आपका जो है ना रोक लेगी। तो इससे मानव को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो सेना को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कल के सेशन में हम लोग एक आर्टिकल्स को भी कवर कर चुके हैं कि भारत सरकार जो है ना अभी सैन्य विभाग में जो ना मतलब कि सबसे ज्यादा में चौथा स्थान है जो खर्च कर रही है ना। उसके बारे में हम लोग कल के सेशन में आर्टिकल्स देखे थे। तो उसी के दरमियान जो है ये भी जैकेट तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं ये भारत सरकार जो है सेना विभाग में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है ना। तो इसी वजह से इस जैकेट को भी तैयार किया जा रहा है ताकि सेना को पहना दिया जाए और कहीं भी युद्ध वगैरह कुछ हो तो उससे जो है ना हमें दिक्कत ना हो, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये DRDO की शाखा और DMA RDE कानपुर के विशेषज्ञों के द्वारा ये बनाया गया है। ये DRDO के साथ जो है ना DMA RDE, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों मिलकर इस जैकेट को तैयार किया है और आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। और इसका वजन कितना होगा, आप देखिए जैकेट तैयार किया गया तो जैकेट का थोड़ी वजन भी होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और कथन कोड वाले में जो ना इसका वजन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका वजन जो है ना 9.5 किलोग्राम होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका वजन कितना हो जाएगा, 9.5 किलोग्राम सॉरी। और ये जो है ना 10 मीटर की दूरी से अगर कोई भी मारता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपका दायरा भी बता दिया गया है। और AK-47 तथा स्नाइपर के माध्यम से इसमें अगर शूट किया जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत सरकार के द्वारा जो है भारत में DRDO और DMA RDE जो कानपुर के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मिलकर एक जैकेट तैयार किया गया है। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी AK-47 या स्नाइपर के द्वारा गोली लगेगी या शूट किया जाएगा, वो अगर जैकेट जो पहने हुए हैं सेना, उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें 6 गोली लग भी जाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैकेट उस गोली को दाग सकती है, रोक सकती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है ना टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से ये सफल परीक्षण किया गया है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये किससे बना हुआ है, मोनोलिथिक सेरेमिक से बना हुआ है। ओके, चलो ये हो गया पहला आर्टिकल, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आप देखोगे ना प्रीवियस में, तो इस तरह से इस टॉपिक से मतलब इस तरह से इससे रिलेट जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम लोग इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, ओडिशा में मध्यम दूरी की नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ओडिशा में जो है ना मध्यम दूरी के लिए एक मिसाइल को परीक्षण किया गया है।
जो अपना भारत का ही है, उड़ीसा में जो है ना, ये उड़ीसा में एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम है अब्दुल कलाम। आपको पता ही होगा अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र जो है ये अपना उड़ीसा में है। वहीं पे जो है एक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है जिसका नाम है बैलिस्टिक। देखिए इसका नाम बैलिस्टिक नहीं है ना, इसका नाम जो है ना अभी रहस्य में है, इसका नाम अभी पब्लिश नहीं हुआ है। आप न्यूज़पेपर इसका पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो उसमें भी आपका ये मेंशन होगा कि इसमें जो है ना इसका नाम जो है ना पब्लिश नहीं किया गया। जैसे अभी कोई मिसाइल होता है अग्नि 5 हो गया, ऐसे मिसाइल के नाम होते हैं ना, इसी प्रकार ये बैलिस्टिक मिसाइल का अभी कोई नाम नहीं रखा गया है, ये रहस्यमय है ना। इसका ये सफल परीक्षण कर दिया गया है, ये सही तरीके से कार्य कर रही है। तो ये अब जो है ना कहाँ पे है, उड़ीसा की मध्यम दूरी यानी कि मध्यम दूरी के लिए ये मिसाइल तैयार किया गया है। और ये कहाँ पे प्रशिक्षण किया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर इसका परीक्षण किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो नाम रहस्यमय है। उसके बाद DRDO तथा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के माध्यम से ये मिसाइल तैयार किया गया। देखिए अभी क्या क्या है, भारत सरकार ने क्या किया, DRDO को जो ये इन तमाम चीजों को, जैसे कि आप अभी इसको देखे थे AK-47 जो जैकेट बनाया और ये बैलिस्टिक मिसाइल होगा, DRDO को ऐसे ऐसे कामों में सौंप दिया गया है। और इसरो जो ना कुछ वो ब्रह्मांड के स्तर पर यानी अंतरिक्ष के स्तर पर वो इसरो ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी DRDO भी काफी ज्यादा मतलब कि मिसाइल प्रशिक्षण कर रही है और इस पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कोई भी मिसाइल होगा तो इसरो ही करेंगे, ऐसा नहीं है। DRDO भी काफी स्तर पर अभी प्रोग्रेस है और अभी ज्यादा से ज्यादा इस पे DRDO को ही ये सब ऐसे सब मिसाइल जो सौंपे जा रहे हैं, है ना। तो DRDO से संबंधित 2 अभी आर्टिकल्स हम लोग देखें और इसको आगे देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं जो दैनिक जागरण में ही आपका दिया हुआ है और इसका होगा इंडोनेशिया में प्रोबो सुबियांतो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। यानी कि आपको ऐसे डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। इंडिया के नए राष्ट्रपति जो प्रोबो सुबियांतो है, ठीक है, प्रोबो सुबियांतो। यहाँ पे क्या हुआ था, इस ये क्यों चर्चा में भी है, नवनिर्वाचित क्यों हुआ है, इसका जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन होने के दरमियान जो है ना इन्होंने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किया प्रोबो सुबियांतो, लगभग 56% के आसपास वोट इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। अगर 56% अकेला कोई व्यक्ति अगर प्राप्त कर लेता है 50% से ज्यादा, तो ऐसे तो मुख्य तौर पर वो विजेता ही है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसमें 56% अगर अकेला इसी ने वोट हासिल किया तो विपक्षी दल के क्या नेता बोलेंगे ही बोलेंगे धोखाधड़ी है या EVM हैक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कमियां बताएंगे ताकि वो जो है ना कुछ मतलब दोष बताते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ भी हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ था कि इसमें जो ना इसका सरकार पे आरोप लगाया और इसी तरह से ये वहाँ के हाई कोर्ट के पास ये केस गया और वहाँ पे जांच पड़ताल के बाद जो है ना ये जो है ना प्रोबो सुबियांतो जो है ना सही घोषित पाया गया। तो इस तरह से ये अभी नया जो है वहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका स्थान जो है ना ये ना मतलब इसके इंडोनेशिया के जो प्रोबो सुबियांतो हैं, इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, है ना। जोको विडोडो जो है ना यहाँ वहाँ के इसके पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, इसके स्थान पर ये इन्होंने हासिल किया है। और ये अक्टूबर से जो है इसे पद ग्रहण करने वाले हैं, है ना। प्रोबो सुबियांतो जो है ना ये अक्टूबर से ये अपना कार्यकाल संभालने वाले हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये भी आर्टिकल्स हुआ। उसके नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, ये IR में भी काम देने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे संबंधित लगातार आर्टिकल्स आते भी हैं। तो इसमें देखिए क्या है, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति पर चर्चा, यानी कि भारत और रूस के बीच जो है ना रक्षा सहयोग की प्रगति पर चर्चा। अब देखे होंगे हाल ही में जो है ना क्या हुआ है, भारत सरकार और रूस के बीच जो है ना भारत सरकार कई प्रकार के मिसाइल हो या टॉप वगैरह हो वो उससे परचेज कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी रक्षा से सहयोग के लिए भी इन्होंने एक बैठक में भाग लिया है और उस पर कुछ बातें की गई है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए भारत की ओर से जो है ना ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो NSA अजित डोभाल थे, यानी कि भारत सरकार के जो है ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल। और रूसी समकक्ष में जो है ना निकोलाई पात्रुसेव, है ना, निकोलाई पात्रुसेव। और ये जो है ना रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का सचिव भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में क्या डिटेल से समझना है आपको, इन दोनों के बीच बैठक हुई थी अभी हाल ही के दिनों में। तो इसमें जो है दोनों देश के बीच जो है ना जो भी सहयोग होंगे, रक्षा से संबंधित सहयोग होंगे, उसके बातों पर इन्होंने चर्चा किया था। और जैसे अभी रिसेंटली संघाई का बैठक हुआ था और भी तमाम ऐसे बहुत सारे संगठन में बैठक हुई थी, उसमें भी ऐसे मुद्दे रखे गए थे, इसलिए ये काफी चर्चा में भी है और आप इसको ध्यान रखेंगे। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति पर काफी चर्चा हो रही है और अभी रूस और भारत के साथ लगभग अच्छे संबंध में है
और लगभग देखा जाए तो भारत के साथ अच्छे अच्छे मतलब अच्छे खासे जो देश हैं, है ना, उसके साथ अच्छे संबंध हैं। जैसे ये पड़ोसी तो बकलोल को छोड़ दो, है ना, तो इस प्रकार आप ध्यान दे सकते हैं इसको, है ना। रूस और भारत के साथ अच्छे संबंध अभी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में ये बात कर, राष्ट्रीय सलाहकार कौन है, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, आप इसको ध्यान रखेंगे, अभी काफी चर्चा में है ना। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होगा और आज ही के दिन में ये कुछ होने वाली है, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। और चाहो तो आप न्यूज में जन अपडेट इसका लेते रहेंगे। हालांकि कल के डेट में भी हम लोग इसको कवर करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में क्या होने वाली है इसको देखते हैं। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री लियांगोक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए होंगे रवाना। यानी कि होंगे क्या, चीन के जो है ना वहां के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इन्होंने रवाना होगा। वहां पे 3 ऐसे यात्री जाएंगे चीन की तरफ से अंतरिक्ष पर। चीन के डेट मतलब 25 अप्रैल को जाने वाली है ना। आज के डेट में ही 25 अप्रैल को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। 3 ऐसे चीनी यात्री होंगे जो अंतरिक्ष पर जाने वाले हैं और वहां पे 6 महीना के लिए वहां रहेंगे और वहां पे जैसे जो भी चीजें हैं वहां के सारी चीजों का जांच पड़ताल करेंगे। और चीनी जो है ना, चीनी अंतरिक्ष यात्री जो है उसके संगठन जो है उसके उन्होंने क्या लक्ष्य रखा है, 2030 तक जो है ना चंद्रमा पर व्यक्तियों को मतलब आदमियों को मानव को जो है ना भेजने का ये लक्ष्य रखा है। इसलिए अभी 2024 ईस्वी में 25 अप्रैल को रवाना हो रहा है वहां की जो है ना सारी चीजों को जांच पड़ताल करने के लिए। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल्स दिए गए हैं और आज रात में आपको 8 बजे के आसपास आपको ये रवाना होने वाली है। तो आप देख सकते हो, न्यूज में भी लाइव देख सकते हो, है ना। कोई ना कोई न्यूज वाले जरूर इसको लाइव देंगे, है ना। तो इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आज के डेट में ये रवाना होने वाली है। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं, वहां के संस्थान संगठन के बारे में क्या क्या नाम है, कहाँ पे क्या है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और आप जानते ही हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगातार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट से। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। तो कहा जाता है उत्तर पश्चिमी चीन में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेक्टर से 25 अप्रैल को अंतरिक्ष यान सेनझोउ 18 चालक के अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। ये सेनझोउ 18 जो है ना, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 17 तक चाल था। उस 17 के स्थान पर अब 18 जो है ना ये अंतरिक्ष के लिए रवाना होने वाली है। और आज के डेट में और इसका जो सैटेलाइट लॉन्च क्या होगा, सैटेलाइट जियुक्वान सैटेलाइट। देखिए इसका नाम तो आपको पता ही होगा कि चीनी का नाम वैसे ही है, अगर कलम गिर जाए जो आवाज निकलता उसी टाइप का नाम है, छन सिकू काकू पाकू लाकू क्या क्या नाम होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप इसको 1 2 बार पढ़ भी लेंगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में अगर ऑप्शंस में भी अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, है ना। तो चुआंग तुआंग सियांग इसी तरह से नाम वहां पे होंगे। और हम लोग 3 जो यात्री जाने वाले हैं उसका भी नाम देखने वाले हैं, त्यांग सियांग प्यांग लियांग, है ना। तो उसके बाद देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था 2030 तक लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इन्होंने। उसके बाद कहा जाता है 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जिसका नाम है गुआनगफू, है ना, गुआनगफू जो 43 वर्ष के हैं और ली कांग 34 वर्ष के हैं तथा और ली गुआंगसू, है ना, ली गुआंगसू ये 34 वर्ष के हैं। इसका नाम याद नहीं रखना है, बस जानकारी के लिए, ठीक है। नाम याद भी नहीं रहने वाली है, गियांगसू पियांगसू लियांगसू लिकांग पिकांग, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था 6 माह के लिए वहां रहेंगे। और चीनी जांच एजेंसी CSMA के उप निदेशक जो है ना, ये आपका उप निदेशक, ये ध्यान मतलब नाम तो याद नहीं रहेगा फिर भी, लिन जिकियांग, है ना, लिन जिकियांग थे, हैं उप निदेशक वहां के। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्या है आपको पूरा आर्टिकल्स मैंने बता दिया था कि आपको चीनी यात्री के माध्यम, चीनी जो है ना अंतरिक्ष पे व्यक्ति को भेज रहे हैं, मानव को भेज रहे हैं, जो 3 लोग हैं और वो 6 महीना के लिए वहां रहेंगे। और वहां का जांच पड़ताल करने के बाद 2030 तक वो कोशिश करेंगे कि वहां पे चंद्रमा पर जो है ना मानव को भेजे, है ना। इस प्रकार के आर्टिकल्स कवर कराए गए हैं। तो ये भी आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे संबंधित आपका दिलचस्प भी होगा, है ना। तो कहा जाता है उसेन बोल्ट बने T20 विश्व कप के दूत, यानी कि अभी रिसेंटली अभी जो है ना हाल ही में T20 का विश्व कप होने वाली है जो काफी ज्यादा चर्चा में है ना। और आप भी दिलचस्प रखते हैं क्रिकेट से संबंधित, तो आप इसको ध्यान रखेंगे भाई। आप इसमें क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC के द्वारा जो है ना इसको दूत बनाया गया है। और उसेन बोल्ट कौन है, उसेन बोल्ट जो है ना ये धावक है, यानी कि दौड़ने वाले जो होते हैं वो धावक होते हैं और इन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं।
इतना कम समय में इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक का ये काफी कम समय में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जो कि 2008 ईस्वी में जो ना बीजिंग में ओलंपिक खेल हुआ था उसमें इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया था। और अभी वर्तमान समय 2024 में जो विश्व कप T20 का विश्व कप होने वाली है उस पे जो है ना इन्होंने अपना दूत के पद पर ग्रहण किया है और काफी ज्यादा प्रसन्न है और इन्होंने धन्यवाद भी किया है आईसीसी को, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि 2024 के T20 विश्व कप के दूत किससे बनाया गया, और उसका नाम है उसेन बोल्ट, ठीक है। और इस पे देखिए अभी विश्व कप कहाँ होने वाली है, वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका में होने वाली है, ठीक है। वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका में होने वाली है और ये कब होने वाली, 1 जून से 29 जून तक, है ना। आपको ये भी यहाँ पर पता होगा, पता ही होगा, है ना। चलो, कहा जाता है ये जो है उसेन बोल्ट कहाँ के हैं, ये जमैका के हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि जमैका में जन्मे बोल्ट 2008 में बीजिंग में ओलंपिक, देखिए इसको भी ध्यान रखेंगे, ये जमैका में जन्मे हैं। और अभी आपको बताया भी था बीजिंग में जो ओलंपिक खेल हुआ था जो 2008 ईस्वी में, इन्होंने काफी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाया था उस समय का, है ना। इसीलिए इसको जो है ना इसका दूत बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये देखो खेलों में इतिहास रचा और ये धावक है। नेक्स्ट रहेगा आपका अगला, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से महानायक अमिताभ बच्चन सम्मानित। यानी क्या हुआ है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है ना अपना अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ये आर्टिकल्स आपको जो है ना दैनिक जागरण, जनसत्ता सभी में देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और इससे पहले भी कई आर्टिकल्स जो हैं जो जनसत्ता में भी कवर कराए गए थे, हम लोग को एक ही देखने वाले हैं, कोई दिक्कत ना होने वाली है। आप इस सेशन को फॉलो कीजिए, है ना। उसके बाद आपको नहीं भी न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी इलेक्शन से संबंधित इतने न्यूज में हर जगह के यार माथा खराब हो जा रहा है, तो अब उसको नहीं भी पढ़ोगे, समय नहीं भी दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ चुनाव हो रहा है तो अब दिक्कत नहीं है। और जनसत्ता में तो इतने ज्यादा एड्स दे रहे हैं ना, 22 पेज में लगभग 10 पेज तो सिर्फ एड्स से भरा भरा रहता है। ऐसा चीज जो हम लोग के लिए कोई उपयोग ही नहीं है, तो आप उसको भी अनफॉलो अभी मतलब कि कुछ दिनों के लिए आप अनफॉलो कर सकते हो। आप सिर्फ इस सेशन को देखोगे ना तो मैं बहुत कम समय में बेहतर तरीके से बहुत ज्यादा मतलब जानकारी देने की कोशिश करता हूं, है ना। तो चलिए ये आर्टिकल्स रहने वाली है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से महानायक अमिताभ बच्चन सम्मानित किया गया है। और ये जो है दीनानाथ मंगेशकर जो है ये दूसरा व्यक्ति है जो अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ है। इससे पहले जो अपना पहला व्यक्ति है जो अपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और अभी दूसरा स्थान पे कौन है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये गायिका उषा मंगेशकर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर किसे प्राप्त हुआ है, पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अपना माननीय अमिताभ बच्चन जी को। और इससे पहले किसको मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2022 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, उषा मंगेशकर जी के द्वारा दिया गया ये पुरस्कार, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो ये हो गया आपका दैनिक जागरण से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स था। हम लोग को हमारे लेवल मतलब कि हमारे जो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, जैसे सवाल बनाए जाते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले, वैसे आर्टिकल्स को हम लोग को दैनिक जागरण में जो भी दिए थे उसको कवर कर चुके हैं। और हम लोग जनसत्ता को देखने वाले हैं। जनसत्ता में कौन से आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहा जाता है, पहला आर्टिकल जनसत्ता का, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगे युगीन। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ना युगे युगीन बनने वाली है, जो अपना भारत के दिल्ली में बनने वाली है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली में जो है ना अपना दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाले, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा युगे युगीन। ये ध्यान रखना है, इसका नाम आपको कम से कम याद रखना है। और इसके बारे में हम लोग इस संग्रहालय के बारे में देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। ये दिल्ली में बनने वाली है और इसमें जो ना 8 विषयगत खंड बनाए जाएंगे। इसमें टोटल कुछ 8 विषयगत खंड बनाए जाएंगे, जिसमें 8 प्रकार के आपको संग्रहालय में 8 प्रकार के विषयों को आपका खंड में देखने को मिलेगा। और ये भारत की जो लगभग जो है ना 5000 वर्षों की पुरानी कहानी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, है ना। और ये लगभग जो है ना 1.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये संग्रहालय बनने वाली है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये एक भूमिगत तल स्तर और 3 मंजिलों तक पर 950 कमरे होने वाले हैं। यानी कि 3 मंजिला होंगे, 3 फ्लोर्स होंगे और इसमें 950 कमरे होने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होने वाली है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, और आज के सेशन का लास्ट आर्टिकल रहने वाली है ये जनसत्ता का भी। देखिए दोनों के दोनों लगभग न्यूज़पेपर कवर करा ही रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्या कहा जाता है,
अंडर 20 एथलेटिक्स में दीपांशु ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए एथलेटिक्स चैंपियन ओलंपिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं, आप देखोगे कौन स्वर्ण पदक जीता, कौन रजत पदक जीता, कौन कौन से ऐसे पदक जीते, तो इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये अंडर 20 एथलेटिक्स में दीपांशु ने भाला फेंक पर स्वर्ण पदक जीता। और भाला फेंक में जो है किंग कौन है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाला फेंक भाला फेंक भाला फेंक जो काफी ज्यादा चर्चा में है, सबके दिलों में विराज कर रहा है, तो उसका नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। तो अंडर T20 में, सॉरी T20 बोल रहा हूँ, अंडर 20 एथलेटिक्स में दीपांशु ने भालापन में स्वर्ण पदक जीता है। और दीपांशु, इसका पूरा नाम है दीपांशु शर्मा, जो दुबई में 21वीं एशियाई एथलेटिक्स में जो है ये 70.29 मीटर तक भाला फेंका है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसी प्रकार इसका जो दूसरा स्थान पर रहा था रोहन यादव, ये भी रजत पदक जीते हैं, जो कि 70.03 मीटर इन्होंने भी फेंका था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और यही जो है ना एथलेटिक्स 21वीं एशियाई एथलेटिक्स में ही दौड़ के मामले में 1500 मीटर दौड़ में जो ना प्रियांशु नाम का एक खिलाड़ी है, दीपांशु प्रियांशु, कंफ्यूज ना होना। प्रियांशु ने 3 मिनट और 50.85 सेकंड में के समय में लेकर रजत पदक जीता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रियांशु जो ना रजत पदक दिखा है, दिव्यांशु स्वर्ण पदक और रोहन यादव रजत पदक जीता है। इस तरह से ये आर्टिकल्स हुआ कंप्लीट। तो हम लोग इस आर्टिकल्स में भी, इस सेशन में भी क्या देखे, दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी आर्टिकल्स दिए गए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसको हम लोग कवर किए और काफी इंपॉर्टेंट भी था। इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और इससे संबंधित क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप इसको शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, इसका रिवीजन करें, तैयारी कीजिए। चलिए, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।